के जीनियस, माई सेल्फ अलका एंड वेलकम टू अवर एक्सीलेंस फैमिली। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो, जिसमें हम समझेंगे सार्वजनिक क्षेत्र की बदलती भूमिका के बारे में। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र मतलब सरकार का क्षेत्र, सरकार द्वारा जन कल्याण के लिए किए जाने वाले कार्य सारे सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर आते हैं। कि मतलब जो भी कार्य हो रहे हैं उस पर सरकार का स्वामित्व है। तो अब सरकार ने क्या किया कि अपने कार्यों में थोड़ा परिवर्तन लाया। तो क्या उस परिवर्तन से हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ा या नहीं, ये हम इसके पॉइंट से जानते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ बोला है कि सार्वजनिक क्षेत्र की बदलती भूमिका में क्या हुआ, पहले तो प्रबंध में सुधारात्मक परिवर्तन हुए। दूसरा, निजीकरण किया कि सरकार ने अपने कुछ कामों में निजी क्षेत्र को प्राथमिकता दी। फिर राष्ट्रीय नवीनीकरण कोष की स्थापना की, निष्पादन में सुधार किया गया और आरक्षित उद्योगों की संख्या घटा दी गई। कि जितने सारे काम सरकार के पास थे, जो कामों को करने के लिए सरकार को आरक्षण मिला था कि सरकार का ही आधिपत्य है, अब उन कामों में निजी क्षेत्रों को भी प्राथमिकताएं दी गई। ठीक है, तो ये पॉइंट से अपन समझेंगे कि सार्वजनिक क्षेत्र की बदलती भूमिका का हमारे अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है फ्रेंड्स, एक एक करके सभी पॉइंट को समझेंगे। पहला हम समझते हैं यहाँ पर प्रबंध में सुधारात्मक परिवर्तन। प्रबंध मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझो। प्रबंध मतलब होता है लोगों से काम लेना, व्यक्तियों से काम लेना। ठीक है, ये प्रबंध का अर्थ होता है। किंतु आज वर्तमान समय में प्रबंध का अर्थ केवल काम लेना ही नहीं रह गया है, बल्कि प्रबंध के साथ, लोगों के साथ मिलकर काम करने का नाम प्रबंध हो गया है। कि जैसे मैं आपसे काम नहीं लूंगी बल्कि आपके साथ मिलकर काम करूंगी, तो ये हो गया प्रबंध। तो सरकार मैनेजमेंट जिस तरीके से काम कर रही थी, तो उसमें सुधार किया गया। तो जब उसमें सुधार किया गया तो उसका क्या प्रभाव पड़ा अर्थव्यवस्था पर, इसकी डिटेल से जान लेते हैं। कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में पेशेवर प्रबंधकों की नियुक्तियां की जा रही है, ताकि इनके अनुभव एवं ज्ञान का लाभ सार्वजनिक क्षेत्र को प्राप्त हो सके। पेशेवर प्रबंधक, अब पेशेवर प्रबंधक का मतलब क्या होता है, जो विशिष्ट ज्ञान और योग्यता लिए हुए हो और जो अनुभवी हो। ठीक है, तो क्या हुआ कि सरकार के काम में सार्वजनिक क्षेत्र वही जिसमें स्वामित्व, नियंत्रण, प्रबंध, इन सबका अधिकार सरकार को हो, है ना। तो सरकार अब अपने इन कामों में कैसे सुधार ला रही है कि क्या कर रही है, प्रबंध में सुधारात्मक परिवर्तन, ऐसे पेशेवर प्रबंधकों की नियुक्ति कर रही है जो क्या कर सके, सरकार के कामों को और अच्छे से कर सके। ठीक है, उनके ज्ञान हमें प्राप्त हो, उनका अनुभव हमें प्राप्त हो। सेकंड, निजीकरण। विनिवेश के द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र का निजीकरण किया जा रहा है। विनिवेश से प्राप्त राशि जन कल्याण के कार्यों में खर्च की जा रही है। जैसे सरकार ने विदेश संचार निगम लिमिटेड के 25% अंश टाटा समूह को विक्रय कर दिए। कहने का मतलब है सरकार पैसा प्राप्त करने के लिए अपने जो अंश है वो निजी कंपनियों को क्या कर रही है, बेच रही है। ठीक है, अगला क्या दिया है, राष्ट्रीय नवीनीकरण कोष की बंद इकाइयों के कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय नवीनीकरण कोष की स्थापना की गई। बंद इकाइयां ऐसे कि 1991 से पहले हमारी अर्थव्यवस्था ऐसी थी कि प्रत्येक प्रकार के काम के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य था। बहुत ज्यादा अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त थी। तो कुछ औद्योगिक इकाई ऐसी हो गई थी कि अब उनमें सुधार भी किया जाता तो कोई फायदा नहीं होता, उन्हें पूरी तरीके से बंद रखना ही फायदेमंद था। कि सरकार कितना ही पैसा लगा दे तो भी उसकी स्थिति को सुधारा नहीं जा सकता था। तो क्या किया उन्होंने कि जो बंद इकाई थी, और बंद इकाई के कारण लाखों लोगों क्या हो गए थे, बेरोजगार हो गए थे, उनको रोजगार नहीं मिल रहे थे। तो इन सब के लिए इन्होंने नई औद्योगिक स्थापना की। अर्थात क्या बोल रहा वो कि बंद इकाइयों के कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा के लिए, उद्योग बंद हो गए तो कर्मचारी को पैसा नहीं मिल रहा है, तो उनके हितों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय नवीनीकरण कोष की स्थापना की एवं औद्योगिक एवं पुनर्निर्माण के द्वारा बीमार इकाइयों में सुधार किया जा रहा है। कि वैसे ही उपक्रम फिर से स्थापित किए जा रहे हैं। अगला, निष्पादन में सुधार। हम जो कार्य कर रहे हैं तो हमारे उस कार्य में और सुधार लाना, हम जो वस्तु बना रहे हैं उसकी गुणवत्ता में और परिवर्तन लाना। कि कार्य में सुधार लाने के लिए निष्पादन लक्ष्य निर्धारित किए गए। कि जैसे निष्पादन लक्ष्य के एक काम को करने में 2 घंटे लगेंगे या 3 घंटे लगेंगे, वो लक्ष्य निर्धारित किया गया। यह काम कितनी समय अवधि में पूरा हो जाएगा, 1 महीने में, 2 महीने में या 6 महीने में। इसे करने के लिए कितने लोगों की आवश्यकता है, उनको कितना पैसा दिया जाएगा, इन
इन सब रूपरेखा के तहत कार्य की शुरुआत की जाने लगी। इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अधिकारियों को जवाबदार माना जा रहा है। मतलब जो लक्ष्य निर्धारित किए जा रहे हैं, काम करने की जिम्मेदारी जो अधिकारी ले रहा है तो उसको ही जवाबदार ठहराया जाएगा, मतलब उत्तरदायी ठहराया जाएगा कि समय सीमा 2 वर्ष, 1 वर्ष, 6 माह निर्धारित की गई थी तो उसके अंदर काम क्यों नहीं हुआ। एंड लास्ट है फ्रेंड्स, इसमें आरक्षित उद्योगों की संख्या, मतलब कि कुछ काम ऐसे थे कि केवल सरकारी उन्हें करेगी, तो उन उद्योगों की संख्या को क्या कर दिया गया, अब घटा दिया गया, है ना, कि सार्वजनिक क्षेत्रों के लिए आरक्षित उद्योगों की संख्या में निरंतर कमी की जा रही है। मतलब पहले कितने थे सरकार के अंडर में, 17 उद्योग थे, फिर 17 से कितने कर दिए गए, 8, और 8 से केवल फिर कितने बच गए, 3 उद्योग ही ऐसे हैं जो सरकारी नियंत्रण में है ना। तो देखो आगे लिखा है कि अब सिर्फ परमाणु ऊर्जा, रेल परिवहन एवं परमाणु ऊर्जा की अनुसूची में निर्दिष्ट खनिज सार्वजनिक क्षेत्र के एकाधिकार में रह गए, कि सार्वजनिक क्षेत्र का ही उसमें एकाधिकार है। तो आया समझ में कि 1991 या सार्वजनिक क्षेत्र की बदलती भूमिका का मतलब सरकार जो काम कर रही है और सरकार ने अपने कामों में जो परिवर्तन लाया तो उसकी हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। प्रबंध के क्षेत्र में सुधारात्मक परिवर्तन हुआ, निजीकरण किया गया, राष्ट्रीय नवीनीकरण कोष की स्थापना हुई है, निष्पादन में सुधार हुआ है और आरक्षित उद्योगों की संख्या कम कर दी गई। तो कुछ इस तरीके से सरकार ने अपने कार्यों में परिवर्तन लाया और हमारी अर्थव्यवस्था में अपना महत्वपूर्ण योगदान देकर अर्थव्यवस्था को विकसित करने में लगा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगर किसी भी पॉइंट में कोई डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।